आज के दौर में जब हम मॉडर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, एक अजीब सी आयरनी हमारे सामने आ गई है। हमने स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म कर दिया है, लेकिन हमारा अपना शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। ऑटो इम्यून डिजीजेस इम्यून सिस्टम के अपने ही शरीर पर हमला करने वाली बीमारियां हैं, जिन्हें डॉक्टर अगले बड़े हेल्थ चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। पहले इसे बुजुर्गों की बीमारी समझा जाता था, लेकिन दुनिया भर में बच्चों में ऑटो इम्यून बीमारियों के मामले पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सब सुनकर डर तो लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना ज़्यादा हम समझेंगे, उतनी ही जल्दी इनकी पहचान कर इनकी रोकथाम कर पाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ कीर्ति और आज के एपिसोड में जानेंगे कि बच्चों में होने वाले ऑटो इम्यून डिजीज और उनसे बचने के तरीकों के बारे में। ऑटो इम्यून डिजीज कोई एक बीमारी नहीं है, ये करीब 100 बीमारियों का एक ग्रुप है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को अफेक्ट करती हैं। किसी में इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली पैनक्रियाज पर अटैक करने लगता है, तो किसी में हड्डियों और जॉइंट्स पर, किसी में त्वचा, दिमाग या इंटेस्टाइन्स पर। बात करते हैं बच्चों में सबसे आम ऑटो इम्यून बीमारियों की। इन बीमारियों के बहुत बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड नाम हैं, लेकिन बताए बिना काम भी नहीं चलेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को खत्म कर देता है। ये वो सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आती है और अचानक वजन कम होने लगता है। ये बच्चों में होने वाली सबसे आम ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें आगे चलकर दूसरी ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। इसे टाइप 2 डायबिटीज से कंफ्यूज मत करिए, जो एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें इंसुलिन का असर कम होने की वजह से ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये अक्सर लाइफस्टाइल, खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी से जुड़ा होता है, जिसमें इंसुलिन बनता तो है, लेकिन सेल्स इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं और शुगर पच नहीं पाती। अगला भारी भरकम नाम है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। जुवेनाइल मतलब कम उम्र के लोग, इडियोपैथिक मतलब जिस बीमारी की कोई ठोस वजह पता न हो, और आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का इन्फ्लेमेशन। इसमें बच्चों को जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द होता है, जो अक्सर सुबह के वक्त ज़्यादा होता है। इसमें बच्चों को चलने फिरने और खेलने कूदने में मुश्किल होती है। कभी कभी आंखों में भी सूजन आ सकती है। लिस्ट में अगला नाम है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज का, और इसमें आता है हाशीमोटो थायराइडाइटिस, जो बच्चों और बड़ों में होने वाला हाइपोथायराइडिज्म है। इसमें इम्यून सिस्टम थायराइड टिश्यू को नष्ट कर देता है। इसे कॉम्पनसेट करने के लिए थायराइड का साइज बढ़ जाता है, जिसे गॉइटर कहते हैं। जल्दी थकना, वजन बढ़ना और ठंड बर्दाश्त ना हो पाना आम लक्षण है। लड़कों के मुकाबले ये लड़कियों में ज़्यादा आम है, खासकर प्यूबर्टी की शुरुआत में। वैसे ज़्यादातर ऑटो इम्यून डिजीज महिलाओं को ही होती हैं। वजह है 2 एक्स क्रोमोसोम और एस्ट्रोजन हार्मोन का होना, जिससे शरीर का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों में होने वाले सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस या चाइल्डहुड ऑनसेट SLE की ओर। इसमें जॉइंट्स, स्किन, किडनी और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। इसमें बिना वजह बुखार, बहुत ज़्यादा थकान, वजन कम होना, चेहरे पर रैश, रोशनी से सेंसिटिविटी, बालों का झड़ना, जोड़ों में दर्द, पेशाब में प्रोटीन या खून जैसे लक्षण देखे जाते हैं, और कई मामलों में दौरे पड़ सकते हैं या हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। ये बड़ों में होने वाले अडल्ट ऑनसेट SLE से ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए बच्चों को पूरी जिंदगी सावधानी और दवा के सहारे गुजारनी पड़ती है। अगली है सीलिएक डिजीज, जिसमें ग्लूटेन से एलर्जी हो सकती है। तो बच्चा जब भी ग्लूटेन वाली चीज़ें जैसे गेहूं, जौ वगैरह खाता है, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिससे अब्जॉर्प्शन का काम रुक जाता है। ऐसे में पेट दर्द, डायरिया, डेफिशिएंसी डिजीज और ग्रोथ का रुकना देखा जा सकता है। इनके अलावा भी बहुत से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एडिसन डिजीज, क्रोन्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोडर्मा वगैरह, जिनके पहले से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में बच्चों में ये बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं।
डेटा बताता है कि दुनिया भर में ऑटो इम्यून बीमारियों के मामले में हर साल करीब 3% से 9% की बढ़ोतरी हो रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ जीन्स की वजह से ये स्पाइक नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जीन्स तो इतनी जल्दी नहीं बदलती। असली खेल एनवायरनमेंट, केमिकल एक्सपोजर और खराब लाइफस्टाइल जैसी वजहों के एक साथ आने का है। मिसाल के लिए हाइजीन हाइपोथेसिस या स्वच्छता की कल्पना को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा साफ सुथरे और कीटाणु मुक्त माहौल में रख रहे हैं कि उनके इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए असली दुश्मन ही नहीं मिल रहे। जब इम्यून सिस्टम खाली बैठा रहता है तो वो बोर होकर खुद के शरीर पर ही एक्सपेरिमेंट करने लगता है और छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करना सीख जाता है। डाइट भी इसी कहानी का बड़ा हिस्सा बनती दिख रही है और कई न्यूट्रिशनिस्ट ऑटो इम्यून डिजीज के बढ़ने को गट माइक्रोबायोम से जोड़ रहे हैं। माइक्रोबायोम हमारे पेट में रहने वाले करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल से और बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को खाने से खत्म हो रहे हैं, जिससे ऑटो इम्यून रिस्क बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि पर्यावरण में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक्स और फॉरएवर केमिकल्स, जिन्हें PFAS कहा जाता है, ये भी बच्चों के इम्यून सिस्टम में दखल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पर किए गए शोध बताते हैं कि तापमान, हवा के पैटर्न और एलर्जन के मौसम में बदलाव का असर सीधे बच्चों की इम्यूनिटी पर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि स्ट्रेप थ्रोट जैसे आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद कुछ बच्चों में गटेड सोराइसिस जैसी ऑटो इम्यून स्किन डिजीज हो जाती है, जिससे साफ है कि इन्फेक्शन भी ट्रिगर का काम कर सकते हैं। कुछ स्टडीज के मुताबिक कोविड के बाद भी ऑटो इम्यून डिजीज के मामले बढ़ गए हैं। अब आते हैं इनके इलाज पर। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि सिम्टम्स को दबाने के बजाय इम्यून सिस्टम को रीट्रेन करने पर काम चल रहा है। ये तकनीकें किसी रीसेट बटन की तरह काम करती हैं, जो हानिकारक सेल्स और हेल्दी टिश्यू के बीच फर्क करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स को रीप्रोग्राम करती हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए अब स्मार्ट इंसुलिन पंप और आर्टिफिशियल पैनक्रियाज जैसी तकनीकें आ गई हैं। आर्थराइटिस के लिए बायोलॉजिक्स जैसी दवाएं हैं जो सिर्फ बदमाश इम्यून सेल्स को टारगेट करती हैं। हालांकि ये इलाज महंगे और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए रोकथाम पर ध्यान देना कहीं बेहतर होगा। रोकथाम की बात आए तो सच ये है कि आज की तारीख में हम ज़्यादातर ऑटो इम्यून बीमारियों को पूरी तरह टाल नहीं सकते, खासकर अगर जेनेटिक रिस्क ज़्यादा हो, लेकिन हम रिस्क कम ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है बच्चों को संतुलित, कम प्रोसेस्ड और ज़्यादा फाइबर वाला खाना देना, जिसमें फल, सब्जियां, दालें, अच्छे फैट और फर्मेंटेड फूड जैसे दही, कांजी या घर का बना अचार शामिल हो, ताकि गट माइक्रोबायोम मजबूत रहे और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम हो। एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल में बेहद सावधानी बरतें। ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से बचना। अगर एंटीबायोटिक देना पड़ ही जाए तो पूरा कोर्स सही तरह से और पूरा करवाना, और डॉक्टर की सलाह के बिना बार बार ओवर द काउंटर दवाएं ना देना भी इम्यून सिस्टम पर गैर जरूरी दबाव घटा सकता है। एनवायरनमेंट के लिहाज से देखें तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। पोल्यूशन है तो बच्चों को बाहर कैसे खेलने दें, और बाहर खेलने नहीं गए तो विटामिन डी कैसे मिलेगा। सबसे पहले हमें गंदगी से डर ना छोड़ना होगा, बशर्ते बुनियादी साफ सफाई और वैक्सीनेशन सही समय पर हों। बच्चों को पार्क में, मिट्टी में खेलने दें, पालतू जानवरों के साथ समय बिताने दें और उन्हें कुदरत के करीब ले जाएं। और सबसे अहम है जागरूकता। अगर बच्चा हफ्तों महीनों से थका हुआ लग रहा है, बार बार बुखार आए, बिना वजह वजन घटे, जोड़ों में दर्द हो, लंबे समय तक पेट खराब हो या अजीब से रैशेस हो, तो पेरेंट्स और टीचर्स को इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और समय रहते पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं, ये बात डराने वाली तो है, लेकिन अगर समय रहते हम अपने शरीर का रीसेट बटन दबा दें तो शायद ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।